जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आरक्षण के संबंध में सुनवाई करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जो भारत में सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीठ ने कहा है, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा है कि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अगर सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है एग्जाम में, तो उसे सामान्य श्रेणी में ही गिना जाएगा, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में ही उसे माना जाएगा। उसे अनारक्षित सीटों पर समायोजित किया जाएगा। उसे जो जनरल सीट हैं, जो अनारक्षित हैं, जो नॉन रिजर्व्ड हैं, एनआर कोटा जो होता है, उसमें उसे समायोजित किया जाएगा। ये निर्णय तो महत्वपूर्ण है ही है, उपयोगी है, पिछड़े दलित आदिवासियों को न्याय देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये जनवरी 2026 में आया है। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही ये तय हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू होगा। अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 16% और अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 5%। ओबीसी के आरक्षण के लिए एक आयोग बना दिया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को अलमारी में रख दिया गया। काका कालेलकर आयोग 1950 में जिसका गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने दूसरा आयोग बनाया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल के नेतृत्व में, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है उनके नाम पे ही। मंडल आयोग की सिफारिशें भी आ गई, वो भी 10 साल तक अलमारी में धूल चाटती रहीं। 10 साल बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने, जनता दल की सरकार ने उसे अलमारी से निकाला और उसे लागू करने की घोषणा की। तो एक तो जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 1950 में ही लागू हो गया था, उसे भी आज तक ठीक से लागू नहीं किया गया। ओबीसी का आरक्षण लागू करने में 40 साल की देरी की गई, लेकिन उसे भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। ओबीसी अगर 1931 की जनगणना के आधार पर आकलन करें, 1931 में जो अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी, जो भारत में आखिरी जाति आधारित जनगणना थी, तो उसके अनुसार देश में ओबीसी की जो कुल आबादी थी वो लगभग 54% थी। अगर आज जनगणना होगी तो ये तय है कि 65% से ऊपर ओबीसी होगा। लेकिन अगर उस 54 को भी सही मान लें तो 54% आरक्षण ओबीसी के लिए होना चाहिए था। ओबीसी को दिया गया 27%। तो इसमें बेईमानी की गई। फिर उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया, फिर तरह तरह की और बाउंडेशन लगा दी गई। और सबसे भयंकर जो बेईमानी आरक्षण में की जाती है, खास तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनमें एक नियम बना दिया गया कि ओबीसी कैंडिडेट या एससी और एसटी के कैंडिडेट अगर ज़्यादा अंक लेके भी आ रहे हैं तो उन्हें भी उनके कोटे में ही गिना जाता है। यानी कि ओबीसी का कैंडिडेट अगर जनरल से ज़्यादा अंक लेके आ रहा है तो उसे जनरल श्रेणी में ना गिन के, जनरल कोटे में ना गिन के, उसे ओबीसी में ही गिना जाएगा। तो इसके दो अर्थ हुए। एक तो अर्थ ये हुआ कि जो जनरल कोटा है, जो अनरिजर्व कोटा है, जो अनारक्षित कोटा है, वो आपने जनरल कास्ट के लिए आरक्षित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए ओबीसी को 27% दिया गया। 50% जो सीटें बची गई वो अनारक्षित सीटें हैं, उनमें कोई भी आ सकता है, वो जनरल कास्ट के लिए नहीं है, सामान्य जातियों के लिए नहीं है। फिर तो 50% उनका आरक्षण हो जाएगा। तो ये बेईमानी लगातार भर्तियों में की जा रही है
कि जो ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट ज़्यादा अंक लेके भी आते हैं उन्हें भी उनके कोटे में गिना जाता है। तो आपने एक तो जो 50% ओपन कोटा है, जो अनारक्षित है, जो अनरिजर्व्ड है, जो यूआर है, उसे एक तो आपने जनरल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया। दूसरे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपने एक बैरियर लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं आ सकते चाहे कितनी योग्यता आपके अंदर है। यानी ओबीसी 65% के करीब आबादी होते हुए भी और योग्यता होते हुए भी 27% से ज़्यादा नहीं आ सकते। 27% में ही आप नौकरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नौकरी नहीं मिलेगी चाहे आपके अंदर कितनी भी योग्यता है। और यही वजह हुई कि कई जगह, कई भर्तियों में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर गई और ईडब्ल्यूएस से तो ऊपर ही जा रही है। हर जगह, हर भर्ती में ईडब्ल्यूएस से ऊपर ओबीसी की कट ऑफ जा रही है, क्योंकि लगभग 10% जनरल कास्ट के लिए 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया गया है और 65% ओबीसी के लिए मात्र 27% आरक्षण है। तो इस संदर्भ में ये निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो ज़्यादा अंक लेके आएंगे, ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट जो ज़्यादा अंक लेके आएंगे उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, उन्हें आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा। तो अगर इसे लागू किया गया ठीक से, अभी भी संदेह है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो इसे लागू कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय करती है, उनके साथ बेईमानी करती है। ये अनेक भर्तियों में सिद्ध हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी पीछे राजस्व लेखपाल की कुछ पोस्ट निकली थी, उनमें 900 कुछ पोस्ट उन्होंने एससी, 717 तो ओबीसी की कम कर दी और कुछ एससी की, दोनों की मिला के 900 कुछ पोस्ट कम कर दी। और जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने इस पर सवाल उठाया और इस पर बयान दिए, तो तब उत्तर प्रदेश सरकार ने वो विज्ञापन कैंसिल करके दूसरा विज्ञापन निकाला और उसमें ओबीसी और एससी की सीटें पूरी करी गई। तो और बहुत सी भर्तियां हैं जिनमें इसी तरह उनकी सीटें काटी जाती हैं। तो इस सरकार से ये उम्मीद, और जब मंडल लागू हुआ था, जब ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ था, मंडल आयोग की सिफारिशें जब वीपी सिंह सरकार ने लागू की थी, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में सड़कों पर थी। और तभी लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या के लिए रथ लेकर निकल गए थे और जिसे मीडिया ने नाम दिया था मंडल बनाम कमंडल। यानी मंडल की आवाज़ को दबाने के लिए, ओबीसी की आवाज़ को दबाने के लिए, ओबीसी के हकों को दबाने के लिए इन्होंने मंदिर का मुद्दा उछाल दिया था और धर्म की राजनीति उछाल दी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हो सकता है इन्हें थोड़ी शर्म आए, थोड़ी इन्हें समझ आ जाए और ये इसे लागू करें। तो अगर ये लागू होता है तो ये एससी, एसटी, ओबीसी को थोड़ा न्याय देने में सहायक होगा। लेकिन जो पहली व्यवस्था चली आ रही है, जिस तरह एससी, एसटी, ओबीसी के साथ नौकरियों में, भर्तियों में बेईमानी की जा रही है, उसका परिणाम ये है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में, वैसे राज्य सरकारों में भी यही हालत है, लेकिन केंद्र सरकार का आंकड़ा मेरे पास है, केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी, एससी और एसटी के ज़्यादातर पद खाली पड़े हैं। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। एक सवाल के जवाब में एक सांसद ने सवाल पूछा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में किस किस वर्ग के कितने कितने पद खाली हैं। तो 15 दिसंबर को ये जवाब आया। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया लिखित में, जो रिकॉर्ड में है, कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, आप ध्यान से सुने इस आंकड़े को, और ये स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे भी देखें। ये केंद्र सरकार का जवाब है 15 दिसंबर 2022 को कि ग्रुप ए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48.5% और एसटी के शेड्यूल ट्राइब के 53.2% पद खाली हैं। लगभग 50 के बाद अब 2025 चल रही है,
50 और 25 75 वर्ष के बाद, 75 वर्ष के आरक्षण के बाद भी इतने पद खाली हैं। ओबीसी का थोड़ा बाद में लागू हुआ, लगभग 35 साल हुए हैं, लेकिन एससी और एसटी का आरक्षण तो 1950 में लागू हो गया था। तो इसके बावजूद एससी के 48.5 और एसटी के 53.2% पद खाली हैं ग्रुप ए में। ग्रुप बी में ओबीसी के 74.8%, एससी के 60% और एसटी के 60.7% पद खाली हैं। ग्रुप सी में ओबीसी के 60.3%, एससी के 45.8% और एसटी के 53.3% पद खाली हैं। यानी एवरेज अगर हम निकालें तो 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी भी एससी, एसटी, ओबीसी के केवल 50% से कम पद अभी तक भरे गए हैं। नौकरी उन्हें जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई है। ये बेईमानी एससी, एसटी और ओबीसी के साथ की जा रही है। एक आरटीआई डाली गई थी, माता दीन अनुरागी की ओर से एक आरटीआई डाली गई थी 1923 में, और उसका जवाब, लिखित जवाब विभाग की ओर, यूजीसी की ओर से आया। यूजीसी उन्होंने पूछा था इस आरटीआई में कि जो टोटल वीसी हैं देश में, उनमें जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटियों के, जो कुलपति हैं, उनमें कुल कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी हैं। तो यूजीसी का जवाब आया कि देश में कुल 496 वीसी हैं, जिनमें ओबीसी के मात्र 36, केवल 36, जबकि आरक्षण के अनुसार 27% आरक्षण के अनुसार होने चाहिए 135, लेकिन मात्र 36 वीसी ओबीसी हैं। एससी और एसटी केवल 6 हैं, जबकि आरक्षण के कोटे के अनुसार एससी 75, एसटी 25 होने चाहिए और एससी 75 होने चाहिए, लेकिन दोनों के मात्र 6 हैं। तो ये हालत सरकारी नौकरियों की है। इसके बावजूद ये हल्ला मचाया जाता है कि आरक्षण की वजह से योग्यता प्रभावित हो रही है और इतने दिन हो गए आरक्षण, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, अब ये ख़त्म होना चाहिए, अब इसमें क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जब आप पद ही पूरे नहीं कर रहे, जब भर्तियाँ ही नहीं कर रहे, उन्हें नौकरी दे ही नहीं रहे, और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जिस तेजी के साथ लागू किया गया, ना कोई आयोग बना, ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई रिपोर्ट आई, ना किसी ने मांग की थी, ना कोई आंदोलन हुआ था। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तुरंत लागू भी कर दिया गया और उसका कोटा पूरा किया जा रहा है, बल्कि पूरे कोटा से भी ज़्यादा भर्तियां की जा रही हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर भर्तियों में ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर जा रही है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसका स्वागत है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं कि सरकारें ये बेईमानी क्यों कर रही हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे को पूरा क्यों नहीं कर रही हैं, और ये तरह तरह के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नियम क्यों बनाती हैं कि ओबीसी चाहे ज़्यादा अंक भी लेकर आए तो वो ओबीसी कोटे में गिना जाएगा, एससी, एससी कोटे में गिना जाएगा, एसटी, एसटी कोटे में गिना जाएगा। जो ज़्यादा अंक लेके आ रहे हैं वो तो जनरल में गिने जाने चाहिए, वो तो ओपन कैटेगरी में गिने जाने चाहिए। तो ये इसके प्रति जागरूक होने की भी ज़रूरत है। आप सबको इस बात को समझने की भी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खाली आदेश कर दिया, इसे लागू कराना और ये ठीक से लागू हो, इसके लिए लोगों को जागरूक होना भी ज़रूरी है। हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।